एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई में आज एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें जेन जी और जेन अल्फा से मोहन भागवत बातचीत करेंगे। ऐसे में इस मुलाकात में कितने स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं और मोहन भागवत के साथ में स्टूडेंट्स की मुलाकात का मकसद क्या है, कौन ये मुलाकात करवा रहा है, सारी जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज देश के युवाओं से संवाद करेंगे। मुंबई में भागवत देश के जेन जी और जेन अल्फा को एड्रेस करेंगे। इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस ने अपनी संस्था की 15वीं सालगिरह में सरसंघ चालक मोहन भागवत को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल के 2000 से भी अधिक स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। उसमें वो युवा भी हैं जो हाल ही में देश में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ये कार्यक्रम है। IIMUN के संस्थापक ऋषभ शाह ने इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी को दी। कार्यक्रम में हम लोग करीबन 2000 बच्चे आने वाले 108 शहर से आएंगे और ये सारी जेन अल्फा और जेन जी जैसे आज नाम पड़ा है उन लोगों का, तो वो 15 से लेके 19 साल की आयु के बीच में बच्चे रहेंगे। और थीम जो मेन रहेगा, जो संस्था का थीम 15 साल से आते रह रहा है, विच इज़ हाउ टू क्रिएट बेटर लीडर्स ऑफ टुमारो, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड भारत बेटर। तो यही थीम है एंड यूनाइटिंग द वर्ल्ड बाय स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ इंडिया, दैट इज द अंडरलाइंग थीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस साल सम्मेलन की थीम द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटिंग द वर्ल्ड द इंडियन वे रखी गई है। ऋषभ ने कहा कि सीजेपी से हमारी संस्था का कोई लेना देना नहीं है। आज से नहीं, पिछले 15 सालों से संगठन युवाओं के लिए काम कर रहा है और इसमें सारे धर्म, सभी जाति और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने विचार रखते हैं। ऋषभ के मुताबिक राहुल गांधी, शशि थरूर, शबाना आजमी जैसी शख्सियत भी IIMUN के मंच से अपनी बात रख चुके हैं। ये पॉलिटिकल है वो भी क्लियर करूंगा आपके, क्योंकि आपने अभिजीत का नाम लिया था। तो ये संस्था में सब लोग जुड़े हुए हैं। पहले राहुल गांधी जी भी आ चुके हैं, लीडरशिप टीम से बात कर चुके हैं। शशि थरूर जी मार्गदर्शक मंडल पे है, शबाना आजमी मार्गदर्शक मंडल पे है। तो विभिन्न प्रकार की जो विचारधारा है वो हम लोग बच्चों तक पहुंचाना। मोहन भागवत का ये संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में नीट पेपर लीक के विरोध में देश भर में छात्रों के आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त भी मोहन भागवत ने युवाओं से संवाद की वकालत की थी। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आरएसएस प्रमुख का युवाओं से सीधा संवाद राजनीतिक और सामाजिक दोनों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सबकी निगाहें इस आयोजन पर हैं। और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश के शामली से बताते हैं, जहां पर योगी सरकार के द्वारा एक्शन लेते हुए फोर्सेस के द्वारा फुरकान नाम के एक इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया गया, जो कि 4 साल से फरार था। फुरकान के खात्मे के बाद से उन हिंदू परिवारों को तो जरूर सुकून मिला होगा जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पलायन किया था। यूपी के शामली का दुर्दांत अपराधी फुरकान, कैराना से हिंदुओं के पलायन का सूत्रधार फुरकान, लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी का मोस्ट वांटेड फुरकान। 1 लाख के इनामी फुरकान का खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूपी पुलिस ने शामली के झंझाना इलाके में हुई मुठभेड़ में फुरकान को ढेर कर दिया। फुरकान पिछले साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बुधवार को झंझाना इलाके के जंगलों में पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन फुरकान ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। एक गोली मुठभेड़ में शामिल सिपाही को लगी। जवाबी कार्रवाई में फुरकान को भी गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से कपड़ों से भरा बैग, 9 mm की कार्बाइन, 9 mm की पिस्टल और खाली खोखे मिले हैं। पुलिस टीम को देख के इसने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की अपने साथ लिए हुए कार्बाइन और पिस्टल से।
जिसमें अचानक हमारी फायरिंग में हमारा एक मुख्य आरक्षी स्वाट का हरविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके पेट में गोली लगी है। अभी वो एडमिट है, जहां उसकी हालत ठीक है। उसके द्वारा की गई फायरिंग में हमारे SHO झिझाना, राहुल सिसोदिया स्वाट प्रभारी और कुलदीप कुमार जो हमारे SO बाबरी है, वो बाल बचे, गोली उनके BP जैकेट में लगी। पुलिस भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की उसके ऊपर, जहां एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए, बदमाश काटने में सफल हो गया। जो घायल बदमाश था उसका नाम फुरकान सराफ नेमुद्दीन था। उसको तत्काल CSU ऊन ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई इलाज के दौरान। मारा गया फुरकान शामली के ही कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान साल 2014 में शामली के कैराना में हिंदुओं के पलायन के पीछे फुरकान का बड़ा हाथ था। फुरकान का नाम कैराना के चर्चित 2 व्यापारियों के हत्याकांड में भी सामने आया था। इन हत्याओं के बाद से ही कैराना से व्यापारियों का पलायन शुरू हुआ और इस मुद्दे की चर्चा न सिर्फ लखनऊ बल्कि दिल्ली तक हुई। ये हमारे यहाँ का कन्विक्टेड अपराधी भी है। 10 साल से सजा इसको कोर्ट में हो ही चुकी है। इस समय बेल पे बाहर घूम रहा था। एक मुझे लगता कि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की, जिससे हमारे यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, जो हमारे जो उद्योग लोग हैं, वो काफी इससे शक्ति फील करेंगे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फुरकान पर 30 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे। वो करीब 4 साल से फरार चल रहा था। एनकाउंटर ने एक बार फिर साफ कर दिया कि योगी राज में क्राइम के लिए 0 टॉलरेंस है। अपराधी का एक ना एक दिन इलाज होना तय है। चलिए अब बात करते हैं अखिलेश यादव के PDA की, क्योंकि PDA में से P में से पिछड़ा कहाँ गायब हो गया, ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है। दरअसल PDA की जो राजनीति है, अखिलेश यादव ने चुनावी समीकरणों को साधने के लिए, जातीय समीकरणों को साधने के लिए क्या कुछ अब कर दिया है, आपको दिखाते हैं हमारी डिटेल रिपोर्ट में। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर अखिलेश ने PDA की एक नई परिभाषा गढ़ दी। PDA के PD को पंडित से जोड़ दिया। जब से PDA से वो लोग हारे हैं, तब से PDA की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि PDA में PD जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही PDA और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कई उदाहरण गिनाए, जिनमें ब्राह्मण समाज पर योगी सरकार में हुई घटनाओं का जिक्र किया। हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले PDA है, जो P है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। और वो जो कहावत है गोरखपुर में, हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है तो उन्हें हाथा नहीं भाता। अब सवाल यह है कि अखिलेश को अचानक प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब आंकड़ों में है। यूपी में ब्राह्मण वोटर 15%, 110 से 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर का सीधा असर। 12 जिलों में ब्राह्मणों की तादाद 17% से ज्यादा। अकेले पूर्वांचल में 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.29%। यूपी में अब तक 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे हैं। अखिलेश को 32.06% वोट मिले, यानी दोनों के बीच करीब 9% वोट का अंतर था। हालांकि अखिलेश के इस सम्मेलन और बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। असम में इस साल आई बाढ़ ने अपने 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब तक मौत के आंकड़े की बात करें तो 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सब के बीच में इस विनाशकारी बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौके पर पहुंचे। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में।
असम में इस साल आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लाखों लोगों के घर उजड़ गए हैं। पूरे के पूरे इलाके तबाह हो चुके हैं। असम के कुछ इलाकों से जहां बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो चुका है, तो वहीं बहुत से इलाके अभी बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम बाढ़ की वजह से अभी भी 1,22,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, बुधवार को इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सीएम हिमंता के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री के साथ शिवसागर के नेपाली खुंटी इलाके का दौरा किया। ये असम और नागालैंड की सीमा पर है और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाकों में से एक है। कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो मौन के तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी। बता दें कि असम का शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां करीब 60,000 लोग बाढ़ की चपेट में आए। इसके बाद चराईदेव जिले में 31,000 से ज्यादा और जोरहाट में लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में 4 जिलों में 55 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, ताकि विस्थापित लोगों को कम से कम खाने पीने की परेशानी ना हो। असम में बाढ़ की वजह से 15,342.92 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। इसके अलावा 26,575 पालतू पशु और पोल्ट्री भी इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबर आ रही है। रांची में छात्रों और सरकार के बीच में आज बातचीत हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक की जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स के साथ में मुलाकात करेंगे। लंबे समय से स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज बातचीत की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की तरफ से कई मांगे उठाई जा रही हैं। अब सरकार ने छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव भेजा है और छात्र नेताओं ने कहा है कि आज सुबह 10 बजे तक प्रतिनिधि मंडल जो है वो तय किया जाएगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे बैठे बैठे हम लोग का कितना साल निकलते जा रहा है। रिफॉर्म तो लाना जरूरी है। 7 साल से जो इरेगुलरिटीज एग्जाम में हो रही है वो सब का असर है कि आज इतना कुछ हम लोग झेल रहे हैं। झारखंड में हो रही इरेगुलरिटीज एग्जाम्स को लेकर तो सरकार ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जिनका 6 साल 10 साल एग्जाम्स में निकल रहा है और सरकार फिर भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रस्ताव अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की। ये सिर्फ जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नजर रखेंगे। हाथ में तिरंगा, वंदे मातरम का नारा। भारी बारिश भी इन छात्रों के सैलाब को रोक नहीं पाई। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे छात्र अपने हक के लिए सोरेन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 12 दिन के प्रदर्शन के बाद सोरेन सरकार नींद से जागी और छात्रों से बातचीत को तैयार हुई। पिछले 12 दिन से हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के नेता लोग प्रत्यक्ष रूप से आके मिल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए कि आप भले नहीं आ रहे, लेकिन
एटलीस्ट मंत्री के द्वारा तो कम से कम हम लोग से मिलने तो आए, हालचाल तो पूछे और उसी बहाने बात भी रखे कि आपसे वार्ता करने चाह रहे हैं। लेकिन एसडीओ के माध्यम से वो वार्ता मैसेज भेजे हैं, फिर भी हम लोग इस पर विचार करके कल 10 बजे तक हम लोग इसको क्लियर करें। क्या उससे बातचीत हो पाई है? ये बात हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन जी 5 स्टूडेंट को बुलाए हैं। हम लोग जिस मुद्दा के लिए पिछले 11 दिन से हम लोग यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी को क्या बोलते बातचीत करने के लिए 5 डेलीगेशन को बुलाया गया और उसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन खुद करेंगे। बातचीत करेंगे? हाँ, खुद करेंगे। सर्किट हाउस में बुलाए हैं। तो क्या छात्रों की तरफ से डेलीगेशन बन रहा है? हाँ सर, बन रहा है और हम लोग का जो डिमांड है, मुख्य जो मांग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिपेयर अभी कर रहे हैं। मुख्य मांगे बन रही है? हाँ, बन गई। एसडीएम और एसडीओ की छात्रों से मुलाकात के बाद ये संदेश दिया गया है कि सरकार अब बातचीत को तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भरोसा दिला रहे हैं कि वो छात्रों के मुद्दे को गंभीरता से लेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि जब तक जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते और परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक उनका ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और सरकार से जो भी बातचीत होगी वो सबके सामने होगी। प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। हम लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है झारखंड के, हम लोग उनके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाले हैं ताकि वो इस्तीफा दे, पेपर बेचना बंद करे, नौकरी बेचना बंद करे, इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले। हमारी मांग ये है कि जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने होगी, अकेले में नहीं होगी। झारखंड का कोई शिक्षा मिनिस्टर, हम यही चाहते हैं, हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे हाथ जोड़ के, हमको इस्तीफा नहीं चाहिए आपसे, हमको आपसे इस्तीफा नहीं चाहिए, आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार कीजिए सर, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे सर। छात्र आक्रोशित हैं, अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इन सब के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो विधानसभा का घेराव करने वाला था, उसने अपने कार्यक्रम को टाल दिया है। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 10 अगस्त को आंदोलनरत छात्रों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव करेगा। आप सोचिए कि 12 दिन के बाद ही सही, लेकिन कम से कम हेमंत सोरेन को स्टूडेंट्स की याद तो आई, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की चुप्पी के ऊपर अभी भी जो सवाल है वो बरकरार है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी उन्हीं राज्यों में जाएंगे जहां पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। यही राहुल गांधी जब भी होता था संविधान का कॉपी लेके यूं घूमते रहते पूरा देश में। आज वो कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। झारखंड का युवा सड़कों पर है, अपने हक के लिए गूंज लगा रहा है, लेकिन उनकी ये आवाज शायद राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में 10 जनपद पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट पर लाठी, पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लाए और सरकार पर निशाना साधा। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने
किसी पर हिंसा नहीं की है, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। वो भी आंदोलन कर राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली थी। साथ ही बीजेपी ने झारखंड में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर हमला बोला। झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या छात्र दूसरी पार्टी के राज्य का होगा तभी उनके पास राहुल गांधी जाएंगे। झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। पहली बात तो कि सरकार अब मानने को तैयार हुई है, उनकी जो मांग है हम वार्ता करेंगे, बातचीत से ही रास्ते निकलेंगे। तो हमारी एक कमेटी बनी है, टीम बनी है और वो लोग अब वार्ता होगी, रास्ता निकलेगा। और जिस तरह जो दिखाया जा रहा है देश में, जिसे दिखाया जा रहा है वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। टू बी फ्रैंक मैं कहना चाहता हूँ, गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां पे कार्रवाई भी हुआ है, एक्शन लिया है, यह है और भी होगा कार्रवाई। मुख्यमंत्री बहुत हमारे सख्त हैं। उधर बीजेपी किसी हाल में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी भी नैतिक समर्थन देने छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में छात्रों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। बच्चों के साथ हमारी पार्टी का, हमारे विधायक दल का नैतिक समर्थन है। हम सदन में भी बातों को उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी सड़कों पर भी इन बच्चों के साथ खड़े दिखाई पड़ेगी। रांची के आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भी एंट्री हो गई है। बुधवार को सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात की। देवेंद्र नाथ महतो ने शर्त रखी थी कि वो तभी अपना अनशन तोड़ेंगे जब सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मिलेंगे। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक के आग्रह पर पानी तो पिया, लेकिन वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जब मैं प्रोटेस्ट में था, हंगर स्ट्राइक में, तब जल का ग्रहण कर रहा था, अन्न का नहीं, तो आप जल का ग्रहण करिए। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे साथ मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर से ऑल इंडिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल बनाने में सहयोग किए, आप वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी अब तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने आने का भी आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी खराब है, अभी अपना तबीयत का रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी होने के बाद हम जरूर आएंगे।